हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का दूसरा लेसन है न्यू किंग एंड किंगडम्स, नए राजा और उनके राज्य। मेनी न्यू डायनेस्टी इमर्जेड आफ्टर द 7th century। मैप पे शो द मेजर रूलिंग डायनेस्टी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th and 12th century। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के शासन करने वाले प्रमुख राजाओं के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे नक्शे में दिया गया है। द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डायनेस्टी। बाय द 7th century देयर वेयर बिग landlords or various chiefs in different regions of the subcontinent. Exciting king often acknowledged them as their subordinate or samant. They were expected to bring gift for their king overlords, be present at their court and provide them with मिलिट्री सपोर्ट। नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़ी भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। वन सच इंस्टेंस was that of the Rashtkut in Deccan. Entirely they were subordinate to चालुक्य ऑफ कर्नाटका। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीगुप्त दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकते हैं। आगे दिया है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। राज्यों में प्रशासन। Many of these new king adopted high sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Tribhuvan Chakravarti, and so on. However, in spite of such claims, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाधिराज और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधि धारण की, जैसे त्रिभुवन चक्रवर्ती, राजाओं के राजा, ये सब उपाधि अर्जित की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंत और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्ति contain detail that may not be entirely true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as violent, victorious, various. For example, these were composed by learned Brahmanas who occasionally help in administration. प्रशस्तियों में से ऐसे ब्यौरे बहुत होते थे जो शब्दशः सत्य नहीं हो सकते थे, लेकिन
ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासन को खुद का कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करती थी। वेलफेयर फॉर वेल्थ, धन के लिए युद्ध। यू मे हैव नोटिस्ड दैट each of these ruling dynasty was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas, and particularly pride area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For countries ruler belonging to the Gujra Prathihara Rashtrakuta and Pala dynasty। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों में भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। फ्रॉम उरैयूर टू तांजवूर, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर? ए माइनर chiefly family known as the Mattariar held power in the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallava king of Kanchipuram, Vijayalaya, who belonged to ancient chiefly family of the Cholas from Uriar. Captured the delta from the Mattariar in the middle of 9th century। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटैरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटैरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने जहां तांजवूर शहर और निसुम्बुद्दीन देवी मंदिर को बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति द्वारा दोनों रूप में बढ़ाता गया। दक्षिण और उत्तरी पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपनी नियंत्रण का विस्तार किया। स्प्लेंडिड टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर। द बिग टेम्पल ऑफ तांजौर एंड Gangaikonda, Cholapuram, built the Rajaraj and Rajendra are architectural and sculptural marvels. Chola temples often became the nuclei of settlements which grew around them. राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तांजौर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए हैं। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि में भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई। Many of achievement of the Cholas
were made possible through new development in agriculture. Look at the map to again notice that the river Kaveri branches off into several small channels before emptying into the Bay of Bengal. These channels overflow frequently disposing fertile soil on their banks. चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुई नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी से मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलचित हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्परर, साम्राज्य का प्रशासन। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड? सेटलमेंट ऑफ पीजेंट known as Ur became prosperous with the spread of irrigation. Agriculture group of such village form larger unit called Nadu. The village council and the Nadu perform several administrative functions including dispensing justice and collecting tax. प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियों जो ऊर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलम, अरैयार जैसे उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे।